स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एमपीडीएलएड का योग शिक्षा प्रथम वर्ष की इकाई 3 कुल 7 अंकों की है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास, जहां आपको मिलेंगे डीएलएड सेटेड सारे कोर्स। जी हां स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं योग शिक्षा प्रथम वर्ष का योग शिक्षा का इकाई 3, जिसमें हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की, साथ ही साथ हम एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और 7 नंबर इस इकाई से कैसे हासिल करने हैं ये आपको बताऊंगा। 25 में से 7 नंबर यानी पास होने के लिए काफी है। जी हां, इस इकाई से अगर 7 नंबर मिल गए आपको और दूसरी इकाई से एक एक दो नंबर भी मिल गए तो आप आराम से पास कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, वीडियो मिस मत कीजिए, आपको पूरे 7 अंक मिलेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बताते हैं कि इसका अंक विभाजन कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस इकाई का अंक विभाजन ऐसा है कि इस इकाई 3 से, जिसका नाम है योग एवं ध्यान की महत्वपूर्ण विधियां प्रणालियां, जी हां, योग एवं ध्यान की महत्वपूर्ण प्रणालियां। अब मैंने बता दिया कि इसमें योग और ध्यान की महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं, तो इसमें सारे सवाल ध्यान पे आधारित होंगे, यानी ध्यान से संबंधित बहुत प्रश्न आएंगे इसके ऊपर। ठीक, चलिए, तो इकाई 3 जो है कुल 7 अंकों की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस 7 अंक की अगर इकाई 3 है तो इसमें से 1 मास का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, फिर 2 मास का एक प्रश्न आएगा अति लघु है, और 4 मास का एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय। जी हां, तो इस प्रकार से आपको यहां से 3 प्रश्न आने वाले, कुल 1 मास का एक आने वाला है, 2 मास का एक आने वाला है और 4 मास का एक आने वाला है। तो कुल मिला के 7 अंक यहां पर आपको अर्जित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बाकी विषयों के प्रश्न उत्तर चाहते हैं, बाकी विषयों की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पहले इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मुझे बार बार कमेंट करते रहते कि सर इस विषय का बनाइए, उस विषय का बनाइए, सभी विषयों के मौजूद है। पहले प्लेलिस्ट तो चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में हर विषय का प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष सभी का आपको मिल जाएगा वीडियो। जी हाँ, वीडियो लेक्चर सब मिलेंगे। और आप इसके नोट्स चाहते हैं, इस चैप्टर के पूरे अच्छे नोट्स चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ही कम दाम में नोट्स मिलेंगे। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। जी हाँ, आपको बहुत ही कम दाम में पूरा फुल कोर्स फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का भी आपको अलग से मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से शुरुआत कैसे है। तो प्राणमय कोश की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम, पहला प्रश्न हमारा यही है। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर रहे हैं, तो कौन से वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं उनकी बात करने वाले हैं। कौन से 7 सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे मैं 7 आपको बताऊंगा, 6 से 7 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, जिसमें से एक एमसीक्यू तो जरूर ही आएगा, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर आएगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। प्राणमय में कोश की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम कौन सा है। जी हाँ, कोश की शुद्धि, इस शब्द को याद कर लीजिए। कोश की शुद्धि, अगर यह शब्द पूछा, इसके लिए कौन सा प्राणायाम करना पड़ता है, कौन सी विधि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है, प्राणायाम की अलग प्रकार की विधियां हैं। जी हाँ, प्राणमय में कोश की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी प्राणायाम कौन सा है पूछ सकता है, तो आपको बताना है शीतकारी, शीतली एवं सदनता। जी हाँ, याद कर लीजिए, शीतकारी, शीतली एवं सदनता। श नहीं है, छोटा स है, स, शीतकारी, शीतली एवं सदनता। याद ये रखना आपको, हो सकता है एमसीक्यू में ऐसा पूछ दे, उत्तर दे अ शीतकारी, फिर बोले ब शीतली, स सदनता और द उपयुक्त सभी। तो सही जवाब कौन सा होगा, उपयुक्त सभी, है ना। ऐसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है, या फिर वन वर्ड एक वाक्य में भी पूछ सकता है। अब ऐसे तो एमसीक्यू में ही पूछेगा चार, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक, प्रश्न क्रमांक दूसरा, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं, कैसे होता है। तो ये हाइड्रोफोबिया, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूं। ये फोबिया जिसमें लगता है ना, उसका मतलब होता है डर। फोबिया मतलब होता है डर, और हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। ये एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को नीचे गिरने से डर लगता है, किसी को हवा में उड़ने से डर लगता है। तो ये अलग प्रकार की जो डर है ना, ये बीमारी का रूप है। तो इन्हीं बीमारियां को अलग अलग चीजों से होती हैं। तो यहां पूछा है हाइड्रोफोबिया कैसे होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है पागल कुत्ते के काटने से। जी हाँ, रेबीज बीमारी होती है, रेबीज वायरस होता है, वो वायरस अगर शरीर में चला जाए तो उससे हमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है। देखा भी होगा आपने, गांव में अक्सर होता है, पागल कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज बीमारी हो जाती है, तो व्यक्ति को जो है वो कुत्ते की तरह बिहेव करने लगता है, उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज ध्यान रखना है आपको कि हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि रेबीज बीमारी की वजह से होता है, और ये पागल कुत्ते के काटने की वजह से होता है। तो कभी भी पागल कुत्ता काटे तो झाड़ फूक में नहीं फंसना है, इंजेक्शन लगवाना है और तुरंत अस्पताल जाना है। अंधविश्वास में नहीं फंसना है, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, अस्पताल में जाओ, इलाज करवाएं। पहले के जमाने में 14 सुइयां लगती थी पेट में, आपको याद हो, 14 इंजेक्शन लगते थे। अब नहीं है ऐसा, अब क्या होता है 3 इंजेक्शन लगते हैं। अब तो एक इंजेक्शन भी आ गया है, एक लगाइए काम खत्म, और पेट में भी नहीं लगाना पड़ता वो भी। ठीक, तो ये हो गया हाइड्रोफोबिया कैसे होता है, तो पागल कुत्ते के काटने से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
नेत्र ज्योति की वृद्धि में सहायक आसन है। जी हाँ, नेत्र वृद्धि, जो नेत्र वृद्धि होती है, नेत्र ज्योति यानी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन सा आसन सबसे महत्वपूर्ण है, सहायक है? तो मैंने उत्तर नहीं लिखा है, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। गूगल कीजिए, जहां से ढूंढना है ढूंढिए और कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, ये उत्तर कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सही उत्तर कमेंट करता है। ठीक, तो नेत्र ज्योति की वृद्धि में सहायक आसन कौन सा है, ये आपको कमेंट कर देना है। सारी मेहनत मैं क्यों करूं, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लीजिए, आपको भी ध्यान हो जाएगा। ठीक, तो नेत्र ज्योति की वृद्धि में सहायक आसन है, सही उत्तर ढूंढिए और कमेंट कर दीजिए। चौथा, पद्मासन से लाभ है। भाई पद्मासन करने से क्या लाभ मिलता है? पद्मासन करोगे तो कौन सा लाभ मिलेगा? तो पद्मासन से मेरुदंड में लचीलापन आता है। मेरुदंड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, जो पीठ की हड्डी होती है ना, उसमें क्या होता है, लचीलापन आता है। तो पद्मासन से क्या लाभ है? तो मेरुदंड में लचीलापन आता है। या ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि मेरुदंड में लचीलापन लाने के लिए कौन सा आसन सहायक है? तो आप बोलेंगे पद्मासन। सही उत्तर क्या होगा? पद्मासन। ऐसे भी पूछ सकता है। तो घुमा फिरा के प्रश्नों के उत्तर कैसे दिखना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, योग कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? योग कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो भाई वो शांत होना चाहिए, आध्यात्मिक और अनुशासित होना चाहिए। मतलब जहां पे योग करना है, आपकी जो कक्षा है, आपका रूम जो जहां पर आप योगा करते होंगे, तो वो कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो वो शांत, आध्यात्मिक और अनुशासित होनी चाहिए। नहीं तो अगर वो कक्षा मान लीजिए खूब गाना बज रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, तो योग में हम ध्यान मुद्रा में कैसे आएंगे, ध्यान कैसे लगाएंगे? मन ही एकाग्र नहीं होगा। तो योग कक्षा कैसी होनी चाहिए हमारी? शांत, आध्यात्मिक और अनुशासित होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगाभ्यास के लिए कितने वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए? भाई अगर किसी को योगा करना है तो कितनी जगह चाहिए, कितनी खुली जगह चाहिए? अक्सर आपने देखा होगा योगा एक बड़े से हॉल, पार्क या खुली जगह में ही किया जाता है, क्योंकि योग के लिए शारीरिक जगह तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमें खुला वातावरण चाहिए जहां हमें श्वसन संबंधी कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए हमें प्राणायाम करना है, हमें अनुलोम विलोम करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे? अगर बंद कमरे में होगा तो हमारी सांस फूलने लग जाएगी, शरीर में फायदा होने की बजाय दिक्कत होने लग जाएगा। इसलिए हमें खुली जगह में करना चाहिए। तो सवाल पूछ रहा है योग अभ्यास के लिए कितने वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए? तो 40 वर्ग फीट का। कितना? 40 वर्ग फीट, 40 स्क्वायर फीट बोल रहा हूं, 40 लंबाई 40 चौड़ाई, ध्यान रखना है। तो 40 वर्ग फीट का क्या होना चाहिए, हमें स्थान उपलब्ध होना चाहिए योगाभ्यास करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारे 6 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पसंद आए हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने सही समझाया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए इस दूसरे तीसरे वाले का जवाब कि नेत्र ज्योति की वृद्धि में सहायक आसन कौन सा है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाकर ला पाता हूं। द्वितीय वर्ष में भी खूब सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाकर लाऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको कौन से विषय की और वीडियो चाहिए, आपकी तैयारी कितनी हुई है, सब कमेंट कीजिए। साथ ही साथ इसका उत्तर भी जवाब जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 6 हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बात करते हैं हम 2 अंकों के प्रश्नों की। जी हाँ, यहाँ 2 अंक और 4 अंकों के प्रश्न यहाँ पर समाहित हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, ध्यान के 2 प्रकार लिखिए। भाई ध्यान के प्रकार कौन से? मुख्यतः ध्यान को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, मुख्यतः ध्यान को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भाग। ठीक है, ध्यान के 4 प्रकार जो है वो यहां पर लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे उसका उत्तर? डायरेक्ट 4 ऐसे लिख नहीं देंगे। हम क्या लिखेंगे? ध्यान के 4 प्रकार निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, ध्यान क्या लिखना है? देखना। देखना एक प्रकार का ध्यान होता है जिसमें हम आंखों से किसी वस्तु पर ध्यान एकाग्रित करके उसी पर ध्यान लगा के एकटक देखते रहते हैं, ये थ्योरी लिख देंगे। फिर दूसरा, सुनना। सुनना में हम भाई एकाग्रचित होकर किसी एक ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं, एकाग्रता लगाते हैं और ध्वनि को सुनते हैं। फिर है श्वास लेना, जिसमें हम अनुलोम विलोम में श्वास पे ध्यान देता है, श्वास छोड़ने पे, श्वास लेने पे, है ना, आपने देखा होगा योगा में, सुना भी होगा। फिर है आंखें मूंदकर मौन होना, ये सबसे कॉमन है, ये ध्यान लगाने के लिए आंख मूंदकर शांत हो जाते हैं ना तपस्या की स्थिति में। देखना, सुनना, श्वास लेना और आंखें मूंदकर मौन रहना, ये ध्यान के 4 प्रकार है। मुख्यतः ध्यान को 4 प्रकार में बांटा गया है। देखना, सुनना, श्वास लेना, आंखें मूंदकर मौन रहना, तो ये 4 प्रकार हो गए। अगला प्रश्न, ध्यान में बाधक तत्व कौन से? भाई ध्यान लगाने में जब बाधा उत्पन्न होती है कौन से तत्व है? मतलब मुझे ध्यान लगाना है, आपको ध्यान लगाना है, लेकिन परेशानी हो रही है, तो कौन कौन से कारण है जिनसे आपको ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है, ये पूछ रहा है। तो पहला है रोग। यदि आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। निर्जीवता, संशय, आपको कोई चिंता है, शंका है। प्रमाद, आलस्य, आलस तो समझते ही हैं, विषयाशक्ति, भ्रांति, असमर्थता एवं दुर्बलता, शरीर दुर्बल है, आपका मन दुर्बल है, आप असमर्थ है ध्यान लगाने में, तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। अगर ये 8 कारण है, ये 8 तत्व है जिनसे ध्यान लगाने में तकलीफ होती है, जिनमें हम ध्यान नहीं लगा पाते। तो ध्यान में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? रोग, निर्जीवता, संशय,
प्रमाद, आलस्य, विषयाशक्ति, भ्रांति, असमर्थता एवं दुर्बलता। तो ये 8 कारण है जिनसे ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न होती है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस इकाई का नाम है योग एवं ध्यान की महत्वपूर्ण प्रणालियां। भाई योग और ध्यान, तो ध्यान से संबंधित प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे ना। अब यहां आप देख सकते हैं ध्यान के प्रकार, ध्यान में बाधक तत्व, तो ये सब ध्यान से जुड़ा हुआ है। ये सब चिंता, ध्यान, धारणा, विषय इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करके रखना है। यानी ध्यान से जुड़े हुए सारे प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, चिंता विषय से जुड़े हुए सारे प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, धारणा से जुड़े हुए सारे प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। ये परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिंता क्या होती है, चिंता किसे कहते हैं? तो देखिए, चिंता क्या होता है, जब एक ही बात को बार बार सोचो और उस बात को सोचने से आपका दिमाग पूरा खराब हो जाए, आप परेशान रहने लग जाए, किसी काम में मन ना लगे, तो वही चिंता है। बात थोड़ी सी होगी पर खुद चिंता करने लगे। ठीक, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई बाहर जा रहा है, ठीक है, तो हम सोचते रहते हैं पहुंचा कि नहीं, गाड़ी से क्या है कि रोड पे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, है ना, गाड़ी खराब तो नहीं हुई रास्ते में, पहुंचा कि नहीं। इस प्रकार की चिंता करके अपना सारा समय व्यर्थ करना, अपने आप को परेशान कर लेना, यही चिंता होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी मुख्यतः डेफिनेशन, इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है, जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। यानी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है जब सोचने की ना, एक किसी बात पर, तो उसे चिंता कहते हैं। अब देखिए, जब विचार एक निश्चित स्तर से ऊपर जाकर परेशान करने लगे, जब कोई विचार हमें एक निश्चित स्तर से ऊपर जाकर परेशान करने लगे, हमारा किसी काम में मन ना लगे, खाने पीने में मन ना लगे, तो इसे क्या कहते हैं? चिंता कहते हैं। ठीक, यही चिंता का क्या है? विषय है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चिंता की क्या होगी? परिभाषा। अगला प्रश्न, धारणा क्या है? भाई धारण करना ही धारणा है। ठीक, तो धारण करने की शक्ति धारणा कहलाती है। धारण करने की शक्ति को क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं। धारणा मन की एकाग्रता है, मन को शांत रखना, एकाग्र करना, एक वस्तु पर केंद्रित करके रखना, इसे क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं। तो धारणा जो है वो क्या है? धारण करने की शक्ति ही धारणा कहलाती है। धारणा मन की एकाग्रता को कहते हैं। तो मन की एकाग्रता ही क्या है? धारणा है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा डेफिनेशन। इसके आगे आप और लिख सकते हैं, इतनी समझ तो आप में है, इतना तो आप पढ़ लिए हैं, जानते हैं, है ना। तो आप ये सब अपने मन से थोड़ा सा बढ़ाकर लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ध्यान क्या है? ध्यान क्या होता है? ध्यान लगाना क्या? तो ध्यान का अर्थ है मन से पार जाना। देखिए, जब हमारा मन चंचल होता है तो हम शांत नहीं रह सकते। हमारा मन एकाग्र नहीं है तो कई चीजें सोचेगा, कुछ भी हरकत करेगा अपने शरीर से, है ना। तो अगर आपको ध्यान लगाना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने मन को वश में करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि मन इधर उधर की बातें ना सोचे, कहीं और ध्यान न लगाए। तो ध्यान का मतलब है मन को वश में करना, मन से पार पाना, मन पर विजय पाना, यही क्या कहलाता है? ध्यान लगाना। ठीक, ये क्रोध, इसमें गुस्सा नहीं आता, मतलब जितनी भावनाएं होती हैं, तुरंत गुस्सा आ जाना, जल्दी मान जाना, रोने लग जाना, इन भावना से पार पाना, जो ऋषि मुनि लोग रहते थे वही लोग इनसे पार पाते थे ध्यान लगा के। तो यही तो ध्यान है। ध्यान का अर्थ है मन से पार जाना। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस। ये 11 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो 4 या 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे अगले उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ खास और प्रश्नों की बात करते हैं, जिनमें से है कि योग का शिक्षा तथा विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है। योग जो है उसका एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं और कोई विद्यार्थी है, जैसे आप मुझसे अभी पढ़ रहे तो आप विद्यार्थी हुए, तो हमारे लिए योग का क्या महत्व है, आपके और मेरे लिए योग का महत्व क्या है। देखिए, योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग से ना कि सिर्फ हमारा शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी होता है। हम अपने कार्य में कुशल बनते हैं, हम जिस कार्य को करते हैं उसमें प्रवीण होते हैं और अच्छे बन जाते हैं, और हमारा कार्य में सफलता पाना निश्चित हो जाता है। और योग से हम स्वस्थ रहते हैं, चिंता से दूर रहते हैं, तनाव से मुक्त रहते हैं, रोगों से भी दूर रहते हैं। तो योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही पूछा है कि शिक्षक और एक जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके जीवन में योग का महत्व क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। इसका बहुत ज्यादा चांस है कि सवाल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, योग स्मृति और सीखने की क्षमता में वृद्धि कारक है। पहला महत्व क्या? अब ऐसा लिखने का आएगा तो डायरेक्टली मत लिख दीजिएगा, पहले लिखिएगा कि योग का शिक्षक तथा विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए उन निम्न महत्वों को हम समझ लेते हैं, या उन महत्व निम्नलिखित दिए गए हैं, डैश देके फिर नंबर 1 लिखिए। योग स्मृति और सीखने की क्षमता में वृद्धि कारक है। योग करने से हमें सीखना और हमारी स्मृति यानी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग, अच्छा बनाने का क्या है, बहुत अच्छा तरीका है। अब देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए याददाश्त का होना बहुत जरूरी है। दोनों की परीक्षा या जो भी इनका काम होता है याददाश्त पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है एक हद तक। तो इसलिए हमें क्या जरूरत है कि हमें स्मृति और सीखने की जो हमारी क्षमता बढ़ानी है तो हमें योग करना चाहिए, क्योंकि योग स्मृति और सीखने की क्षमता में वृद्धि कारक है, वृद्धि करता है और बढ़ाता है। हमारे सीखने की क्षमता बढ़ती है, हमारी स्मृति और बढ़ती है, भूलने की आदत कम होती है। दूसरा,
योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। योग जो होता है वो हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखने में क्या है, सहायक है। मानसिक संतुलन अर्थात हम जो मानसिक तरीके से तनाव में ग्रसित होते हैं या सोचते रहते हैं या कभी कभी डिप्रेशन में जाते हैं, उन सबको हटाकर हमें मानसिक रूप से स्थिर रखता है कौन, योग। तो योग बहुत जरूरी है। योग हमें मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। तीसरा, योग चिंता, तनाव एवं अन्य मनोविकार को दूर करता है। योग जो होता है हमारे मन से चिंता, तनाव, थकान, इन सब चीजों को दूर करता है। कई कई जगहों पर खेल के बाद यानी कड़ा खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट खेलने के बाद मेडिटेशन, योगा किया जाता है ताकि थकान दूर हो जाए। जी हाँ, तो योग बहुत जरूरी है। वो जो बॉक्सिंग में फाइटिंग करते हैं, बॉक्सिंग सीखते हैं, बॉक्सिंग का जो खेल करते हैं, वो भी थकने के बाद यही काम करते हैं। ये भी उनको सिखाया जाता है ताकि उनको तनाव कम हो सके। ठीक है, तो योग जो है वो चिंता, तनाव एवं अन्य मनोविकारों को दूर करता है। चौथा, संवेगात्मक संतुलन। जी हाँ, संवेगात्मक यानी हम जो भावनाओं पर संवेग रखते हैं वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारे संयम, हमारे वश में होना चाहिए। तो संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है। तो योग ये बहुत अच्छे से कर पाता है। अगला, कार्य में कुशलता। योग की वजह से हमें अपने कार्य में कुशलता प्राप्ति होती है। हम अपने कार्य में कुशल बनते हैं और हम जो चाहे उस कार्य में प्रवीण हो सकते हैं अगर हम योग करते हैं तो योग हमारे लिए क्या बहुत ही महत्व है। इतने सारे महत्व हैं शिक्षक के लिए और विद्यार्थियों के लिए योग का। तो योग का हमारे जीवन में इतना महत्व है, ये आप लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा से क्या आशय है, मुद्रा के बारे में बताइए। जो मुद्रा होती है यानी विभिन्न मुद्राएं होती है, अवस्थाएं होती हैं, उनकी बात हो रही है। तो मुद्रा से क्या आशय है, मुद्रा के बारे में विस्तार से बताइए। तो मुद्रा शब्द का अर्थ है भाव भंगिमा। जी हाँ, मुद्रा शब्द का अर्थ है भाव भंगिमा यानी अपने भाव को दर्शाना, इसे मुद्रा कहा जाता है। अपने शरीर के हाव भाव से, अपने ज्ञानेंद्रियों, इंद्रियों और अपने शरीर के अंगों से मुद्राओं को दर्शाना, अपने भाव को दर्शाना, यही तो मुद्रा कहलाता है। ठीक है, तो मुद्रा शब्द का अर्थ है भाव भंगिमा। मुद्रा का उपयोग 3 क्षेत्रों में होता है। अधिकतर जो मुद्रा का उपयोग है 3 क्षेत्रों में होता है। कौन सा, नृत्य, हठ योग और संस्कार। जी हाँ, नृत्य में देखते हो ना कई तरह की मुद्रा होती है, और संस्कार, हठ योग, ये 3 क्षेत्रों में मुद्रा का उपयोग किया जाता है। और हठ योग के अनुसार 10 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। जी हाँ, और कई प्रकार के ऐसे बताए गए हैं विषय जिनमें मुद्राओं का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, आपको बस इतना लिख के छोड़ना नहीं और डिटेल में इसको पढ़ना है और लिखना है। अगला, बंध से क्या आशय है, बंध के प्रकार भी बतलाइए। भाई बंध क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसके प्रकार बतलाइए। तो बंध से आशय, बंध शब्द का अर्थ ही होता है बांधना या कसना। बंध शब्द का अर्थ क्या है, बांधना या कसना। बंध के प्रकार जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। 3 प्रकार के बंध होते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। ये बंध जो है हमारे शरीर में जो बांधना, हमारे शरीर में जो विकार होते हैं, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, कुछ खुल गए होते हैं या बंधे गए होते हैं, अर्थात वो सही ढंग से कार्य करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं पूरी क्षमता के साथ। तो वो योग के माध्यम से उनकी कार्य क्षमता की प्रणाली को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप योग करेंगे तो आपका लीवर स्वस्थ हो सकता है। कुछ मुद्राएं हैं हमारी जो आते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, पाचन क्रिया में अगर किसी को परेशानी आए तो योग मुद्राएं करने से, कुछ प्रकार की मुख मुद्रा करने से हमारी जो आते हैं वो स्वस्थ हो जाती हैं। तो अच्छे से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, फिर अच्छे से क्या होता है, खाना पचता है। ठीक, ये सारी चीजें। तो बंध शब्द का अर्थ है बांधना या कसना। इसमें 3 प्रकार के बंध है, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, विपश्यना क्या है, इसके नियम बताइए। जी हाँ, ये विपश्यना क्या है, इसके नियम बताइए। तो इस प्रश्न को भी आप पढ़ लेंगे, ढूंढकर समझ लीजिएगा। समय के अभाव कारण मैं यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, चांसेस है। तो ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे कौन सी वीडियो मैं बनाऊं और आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जवाब दीजिए। और एक एमसीक्यू जो मैंने आपसे पूछा था, एमसीक्यू, उसका भी जवाब यहाँ पर जरूर लिखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, और प्लीज अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से जरूर शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, उनसे चैनल शेयर कीजिए कि देखिए ये सर पढ़ाते हैं। तो उनकी भी बहुत मदद हो जाएगी, आपकी तरह वो भी डीएड के पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। उनकी मदद प्लीज जरूर कीजिए, तो आपकी भी मदद हो जाएगी। दूसरों की मदद आप करेंगे तो आपकी मदद होगी। और अगर आप दूसरे विषयों के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैनल में, प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, सारे तरह के वीडियो मिलेंगे आपको, सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। तो स्टूडेंट, देखते रहिए स्टडी क्लास, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।